करते हैं शुरुआत। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अटल युवा महाकुंभ कार्यक्रम का हुआ उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। बड़ी संख्या में स्कूलों के छात्र छात्राएं रहे मौजूद। अटल के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो कार्यक्रम का उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन किया गया है। अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 2 दिवसीय वो दौरे पर पहुंचे हैं और आज अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी पर उन्होंने अटल युवा महाकुंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अब आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कार्यक्रम के संयोजक, लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, पूर्व मंत्री विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, सभी माननीय विधायकगण, विभिन्न संस्थाओं से उपस्थित सभी सम्मानित आचार्यगण और युवा ऊर्जा के सभी मेरे उपस्थित बहन और भाइयों, प्यारे बच्चों, सरदेय अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष का यह भव्य आयोजन सरदेय अटल जी के प्रति प्रदेश और देश के अनुराग और प्रेम को व्यक्त करता है। इस भव्य आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में आज यहां पर माननीय रक्षा मंत्री जी का सानिध्य इन सभी बच्चों को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं यहां के जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने सरदेय अटल जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए संस्थाओं को एक मंच देकर के लखनऊ और देश के अंदर शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई दी है। आज का यह युवा कुंभ उन स्मृतियों को ताजा कर रहा है। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को। खबरें बढ़ते आगे। यूपी के बस्ती में कप्तानगंज थाना क्षेत्र में ननिहाल में रह रहे एक किशोर को कुछ लोगों ने बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाया और उसे नंगा करके बेरहमी से पीटा है। उसका अश्लील वीडियो बना लिया। उसके मुंह पर पेशाब भी कर दिया गया। किशोर ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने मन बढ़ू को पकड़ा है, लेकिन छोड़ भी दिया। इससे आहत किशोर ने सोमवार को फांसी लगा ली। परिजन उसका शव लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे और जमकर हंगामा किया। पुलिस ने आरोपितों पर कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है, लेकिन लोग नहीं माने। पुलिस कर्मियों की लापरवाही की भी जांच कराई जाएगी। तो हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। किशोर इस घटना के बाद बेहद आहत था और उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। यूपी के बस्ती से ये पूरा मामला सामने आया। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, क्या कुछ है ये पूरा मामला और अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, जिस तरीके से बस्ती जनपद से मामला आया कि वहां पर एक युवक को निर्वस्त्र करके पीटा गया और उसके मुंह में पेशाब भी किया गया और उसे तमाम तरीके की यातनाएं दी गई और खासकर ये जब वो मुकदमा लिखाने गया तो पुलिस ने उसका मुकदमा नहीं लिखा,
बस्ती के कप्तानगंज थाने का ये जब मामला उस समय हाई प्रोफाइल हो गया जब युवक ने परेशान यातनाओं से परेशान आकर सुसाइड कर लिया, और उसके बाद में जब परिजनों ने गुहार लगाई उसके और एसपी कार्यालय के सामने उसका शव रखा, उसके बाद से ये मामला सुर्खियों में आया और उसके बाद में पुलिस हरकत में आई। पुलिस की टेंशन उस समय बढ़ गई जब परिजनों ने ये कहा कि जब वो इंसाफ मांग रहा था तब पुलिस ने एक भी नहीं सुनी। और आपको बता दें कि संत कबीर का रहने वाला ये लड़का था जिले का, अपने मामा के यहाँ पर रहता था, कप्तानगंज थाने में उनके मामा का गांव था, और वहीं पर कुछ लोगों ने उसे उस तरीके की यातनाएं दी। हालांकि एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन के बाद में जो वहां के थानेदार हैं दीपक दुबे, उन्हें निलंबित कर दिया गया है और जांच बैठा दी गई है। कहा गया है कि इसकी स्पेशल जांच होगी जिसमें अगर जो दोषी पाया जाएगा। सवाल यही है रमन कि पहले आरोपितों को पकड़ लिया जाता है, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, हिरासत में ले जाती है, फिर उसे छोड़ दिया जाता है, वजह क्या बताई जा रही है उसके पीछे? बिल्कुल यही जो है यही तो मांग है परिजनों की कि जिस तरीके से यातनाएं दी गई और फिर पीड़ित पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस वहां पर उसने आरोपियों को पकड़ा और फिर सेटिंग करके छोड़ दिया। जो पूरे प्रदेश में जिस तरीके से कई थानों पर जो सिस्टम चल रहा है कि आरोपी को लाया जाता है, फिर सेटिंग का सिस्टम चलता है और उसके बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद कुछ मामले जो गंभीर होते हैं या फिर हाई प्रोफाइल हो जाते हैं उनमें एक्शन होता है, वरना मामला इधर उधर करके दबा दिया जाता है। वही खेल इसमें भी खेले जाने की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन जैसे युवक ने सुसाइड किया उसके बाद में जो पूरी कहानी थी वो पुलिस के से बाहर निकल गई और उसके बाद में परिजनों ने प्रदर्शन करके पुलिस को हिला दिया और फिर एसपी एक्शन में आए और एसपी ने एक्शन लेते हुए थानेदार को निलंबित करके स्पेशल जांच बैठाकर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। क्या अभी तक कोई लीड मिल पाई है पुलिस प्रशासन को इस पूरे मामले में रमन? साथ ही जिस फोन में ये अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किया गया था, क्या वो फोन पुलिस प्रशासन के कब्जे में है या अभी भी नहीं? देखिए, पुलिस अभी तक जिस पुलिस को जांच करनी थी वही पुलिस सेटिंग कर रही थी, और अब जब मामला एक्शन हुआ है तो अब कहीं ना कहीं जब दूसरी टीम जांच करेगी, जब एसपी जिसको जिम्मेदारी देंगे तो वो टीम जांच करेगी। अब वहाँ के जो थानेदार जो उन्होंने क्या जांच अभी तक की है ये अभी तक कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन जल्द ही सबके सामने आए। यानी कि अब इस पूरे मामले पर परिजन बेहद आक्रोशित है और लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन रमन, सवाल यही है कि आखिरकार इस युवक को बर्थडे के बहाने क्यों बुलाया गया था और इस तरीके से उसके साथ हरकत क्यों की गई? क्या पुरानी कोई रंजिश है, किसी तरीके का विवाद? कहा सुनी का विवाद इसके पीछे बताया जा रहा है प्रथम दृष्टया कि कहीं पर किसी बात को लेकर सड़क पर कहा सुनी हुई थी चौराहे पर, उसका बदला लेने के लिए फिर आपसी वाद विवाद बड़ा हो गया था, लेकिन वहां पर मामला ठंडा हो गया था और उसी का बदला लेने के लिए उसे बहाने से बुलाया गया और उसके बाद उसे यातनाएं दी गई। हालांकि ये अभी सिर्फ सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है, अभी तक कोई इसका जो प्रमाणित नहीं है कि किस कारण से कौन सी दुश्मनी थी, क्या सिर्फ कहा सुनी की कोई दुश्मनी थी या फिर कोई जमीनी रंजिश हो नहीं सकती थी क्योंकि वो अपने मामा के यहाँ रहता था, इसलिए कोई ऐसा कहा सुनी का मामला, वो कहा सुनी किस कारण से जुड़ी थी, उसके पीछे क्या कारण था, क्या कोई बात को लेकर कुछ हुआ था या फिर कोई लेन देन का मामला था या फिर प्रेम प्रसंग का मामला था। इस युवक के साथ पुलिस प्रशासन अब इसकी जांच की जा रही है, कर रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी सवालों के कटघरे में है। बहुत शुक्रिया रमन आपका तमाम जानकारी। कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है। खबरों बढ़ते आगे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आरएलडी के लखनऊ कार्यालय पर पूजा पाठ का कार्यक्रम हुआ और आरएलडी कार्यकर्ताओं ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्टी के उपाध्यक्ष राम लखन यादव और महासचिव अशोक तिवारी जैसे वरिष्ठ नेताओं ने चौधरी चरण सिंह के किसानों को लेकर किए गए काम और सोच को लेकर इंडिया वॉइस से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। राजनीति के बहुत बड़े नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज 122वीं जयंती थी। इस जयंती के अवसर पर आरएलडी के लखनऊ कार्यालय पर उनका यहाँ पर
उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और जितने भी उनके पार्टी आरएलडी के जितने भी नेता हैं सब ने उनको श्रद्धांजलि दी। इसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में लगी उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी और तमाम मंत्री वहां पर पहुंचे। हमारे साथ आरएलडी के कई नेता हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश उपाध्यक्ष से राम लखन यादव से कि कैसे उनकी जो सोच है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज के दौर में कितनी प्रैक्टिकल है और जो उनकी पीढ़ी है, जो उनके नाती हैं जयंत चौधरी, कैसे उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। कि क्या कहना चाहते हैं? आज आप उनकी जयंती है, किसानों के नेता थे और आरएलडी जो पार्टी है किसानों की पार्टी मानी जाती है, क्या आज किसानों का दुख दर्द आरएलडी आगे बढ़ा रही है? आरएलडी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी जो इसमें जो है सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो है, और उनके नेतृत्व में हम सारे लोग जो हैं संगठन पे उनके विश्वास के साथ हम लोग सब फॉलो कर रहे हैं और किसान के हित की बात को लेकर के जो है सभी संघर्षरत हैं और चौधरी चरण सिंह की जो नीतियां विचारों को लेकर के हम लोग एक तरीके से भाजपा के साथ हमारा सहयोग है पूरी तरीके से, लेकिन हम किसान की नीतियों और चौधरी साहब के विचारों के तहत ही उनके साथ हमारा सहयोग है जो है। और अभी धरने भी पर भी हम लोग जो है समय समय पर अभी हम लोग सहकारी समितियों पर भी अपने हमारे जिला अध्यक्ष जाकर के खादों का वितरण का काम सब देखे जो है। धान का क्रय केंद्र पर जाकर के सभी ने निरीक्षण किया जो है और कि कहाँ पर क्रय केंद्र जो सब समुचित चल रहा है या नहीं चल रहा है। किसानों की जो भी समस्याओं के लिए जो है पूरी तरीके से जो है किसान के हित को देखते हुए हमारा दल आज भी जो है सत्ता में रहते हुए पूरे अपने नीतियों पर जो है वो समर्थन कर रहा है और डटा हुआ है। आप वरिष्ठ नेता हैं, आपको क्या लगता है चौधरी चरण सिंह के ज़माने में, उसके बाद में अजीत सिंह साहब के ज़माने में और आज जयंत चौधरी की अगुवाई में कितना फ़र्क है? किसानों की मांग और आवाज़ जो सबसे ज़्यादा कब बुलंद हुई? किसानों की आवाज़ जो है वो हो चौधरी चरण सिंह के समय में आज में तो बड़ा फ़र्क हुआ है जरूर जो है, लेकिन हम लोग अपने जो संघर्ष से पीछे नहीं हैं जो है। और सरकार को में हम अभी कुछ समय पहले जो हम लोग बाहर थे तो भी संघर्ष करते रहे। आज सरकार में रह करके भी हम सरकार को जो है ये सचेत कराते रहते हैं कि किसानों का हित को लेकर के, चाहे वो गन्ना मिल की बात हो, चाहे वो जो है क्या कहते किसानों के उत्पादन का जो है उनका उचित मूल्य दिलाने की बात हो जो है, उस पर जो है समय समय पर प्रदर्शन हम लोगों का मुख्यालय पर, जिले पर, प्रदेश पर हम लोग करते रहते हैं जो है। और इसके लिए सरकार को भी हम लोग जो है अपना जो है जो तरीका है सत्ता में साथ में रह करके उनको सचेत करना, बताना हमें बराबर जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से बात पहुँचाई जाती रहती है। चौधरी साहब की बड़ी विरासत है, लेकिन चौधरी साहब की कमी खलती है आजकल? हाँ, ये तो ज़रूर खल रही है। जो उनमें बात थी वो किसानों के लिए हर समय 24 घंटे सोचते रहते थे किस तरह से इनका काम हो और इनके बच्चों के लिए, जैसे लड़कियों की शादी वगैरह के लिए कैसे शादी हो पाएगी और गृहस्थी कैसी रहेगी। हर समय जीवन के अंतिम श्वास तक वो हमेशा ही किसानों के हित की बात को सोचते रहे और हर संभव पूरे प्रयास किए। देखिए, आरएलडी किसानों के लिए लड़ाई लड़ती है, किसानों के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी, क्योंकि हमारी पार्टी चौधरी चरण सिंह के विचारधाराओं को लेकर चलती है और हम गरीब मजलूम किसान के भागीदारी हैं। हम इन लोग के साथ हैं, खड़े हमेशा रहेंगे और रहते हैं। अच्छा, विपक्ष का काम है कहना, हमारा काम है करवाना। हम अगर सत्य के साथ नहीं रहेंगे तो हम काम कैसे करेंगे? हमारा काम सत्य के साथ रहकर का काम आगे बढ़ेगा और किसानों को सफलता मिलेगी। तो सुना आपने आज चौधरी चरण। तो वही दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। अंबेडकर मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की बीजेपी की रणनीति। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबा साहेब के सम्मान में किए गए कामों की देंगे जानकारी। कांग्रेस द्वारा अंबेडकर के अपमान के बारे में देंगे जानकारी। तो अंबेडकर के मुद्दे पर लगातार सियासत तेज है और अब विपक्ष को घेरने की बीजेपी की नई रणनीति भी सामने आ गई है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बाबा साहेब के सम्मान में क्या कुछ काम किया गया है इसकी जानकारी देते हुए वो नजर आएंगे। कांग्रेस द्वारा अंबेडकर के अपमान के बारे में भी वो जानकारी देंगे।
तो वही रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा नेता आजम खान केस में सुनवाई है आज एमपी एमएलए कोर्ट में होगी। मामले की सुनवाई, किसानों की जमीन कब्जाने के केस में ये सुनवाई है। आलियागंज के 27 किसानों ने केस दर्ज कराया था। तो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान लगातार विवादों में रहे और अब आज सपा नेता आजम खान के पूरे मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। किसानों की जमीन कब्जाने के केस में ये सुनवाई होगी। आलियागंज के कई किसानों ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। तो किसानों की जमीन कब्जाने के केस में ये सुनवाई होगी। आलियागंज के 27 किसानों ने केस दर्ज कराया था। सपा नेता आजम खान केस में आज सुनवाई है। एमपी एमएलए कोर्ट में ये सुनवाई होगी। खबर अमरोहा से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में नाले से महिला का शव बरामद किया गया। 4 दिन से मृतक महिला लापता बताई जा रही थी। शव मिलने से इलाके में हड़कंप है। वही जानकारी के अनुसार महिला दिमागी रूप से कमजोर बताई जा रही है। महिला के शव की शिनाख्त अफरोजा के रूप में हुई है। पुलिस ने 19 दिसंबर को महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वही खबर अयोध्या से, जहां समाजवादी पार्टी के नेता तेज नारायण पांडे ने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी जुल्म की पार्टी है, उनके अधिकार बेलगाम है, उनके अधिकारी बेलगाम है। जमीन पर यूनियन बैंक द्वारा लोन भी पास किया गया था। यूनियन बैंक के मैनेजर ने बताया कि कागजातों की बाकायदा जांच करने के बाद हमने लोन पास किया था। कोर्ट से बाकायदा कचहरी से हमारी लिखा पड़ी हुई थी, दाखिल खारिज हुआ हमारा, और हमने इसका नक्शा भी पास करवाया, इस पर हमने लोन भी करवाया। सारा सब कुछ हमने लीगल प्रोसेस की, इसमें जो भी करनी चाहिए एक आम आदमी को घर बनवाने से पहले, हमने सब कुछ वो सब किया। और अब जो हमारा बनने लगा, लेंटर हमारा पड़ गया, तो आगे बोल दिए कि यहाँ पर तालाब था, 3 महीने से बन रहा था, तब किसी ने नहीं कहा कि यहाँ पे आपका इलीगल वर्क हो रहा है। अगर इलीगल था तो हमारे ये पेपर्स क्यों हमारे अप्रूव हुए, क्यों हमारे पास हुए सारी चीज़ें। और अब जब हमारा बन गया, हमने अपनी सारी जीवन की कमाई लगा दी, तो आके हमारा गिरा दिया गया और हमें नोटिस भी नहीं दिया। कल एसडीएम सर आए थे, विकास दुबे थे, उनसे कहा, बहुत कहा कि सर हमको टाइम दे दीजिए थोड़ा सा, हमारे पास पेपर्स है। बोले नहीं, ये तो तालाब की जमीन है, हम 1 मिनट नहीं देंगे। और बस उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, बस सीधे गिरवा दिया इसको। 10 लाख रुपए की लोन, बैंक जो भी लोन देता है ना, उसको लीगली वेरीफाई करके ही देता है। इनका जो 30 साल का हम लोग सर्च रिपोर्ट निकालते हैं एज पर आवर बैंक पॉलिसी, तो उसमें 30 साल के रिकॉर्ड में कहीं भी तालाब का जिक्र नहीं पाया गया। हमारे जो एडवोकेट है उनसे भी बात हुई है, तो बोल रहे हैं कि 30 साल के सर्च के हिसाब से तो लीगली पेपर फिट हैं। दूसरी बात क्या है कि हम लोग एडीए का ये देखते हैं कि क्या नाम नक्शा, तो नक्शा भी वेरीफाई कराया है, नक्शा एडीए ने भी पास किया, दाखिल खारिज भी है। तो लीगली सारे पेपर जो है ना, बैंक को जो भी इन्होंने उपलब्ध कराए थे वो पूरी तरीके से सही है, उसमें कोई मतलब आपत्ति करने योग्य नहीं है। इसी के आधार पर बैंक ने इनको 20 लाख रुपया का लोन दिया था। पूर्व की बात हो सकती है, लेकिन जिस हिसाब से मतलब हम लोगों ने लोन में सर्च निकाला है, रिपोर्ट निकाली, तो उसमें तो कहीं इसका उल्लेख जो नहीं है। बहुत परेशान है, हमारा बच्चा बर्बाद हो गया, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। बिना आदेश के, बिना कोई नोटिस के हमारा मकान गिरा दिया गया। भैया हमारा बेटा क्या करे, आप बताइए हम क्या करें। हम इसके लिए जो नहीं कौन कदम उठाए, हम इसका कदम उठाएंगे। जो हमारा जो नहीं गिरा के गया है, कोई नोटिस नहीं दिया गया भैया। अचानक बुलडोजर लाके मेरे मकान को गिरा दिए लगभग भैया 6:30 बजे 6 बजे। इसका अंधेरे में कोई गिरा दे तो कितना कष्ट की बात है भैया, ये बताइए कितना कष्ट की बात है कि कोई गिरा दे बिना कानून के। हमारे दरोगे साहब कह रहे हैं बिल्कुल जो नहीं है नाजायज हुआ आप लोग के साथ में। हमारे दरोगा साहब भी नहीं कुछ जवाब दे रहे हैं कि जो नहीं है एसडीएम साहब बाटे वो नहीं गिरा दी भैया। रेखपाल है भैया, गिरा दिए। हमारा राजकुमारी नाम है भैया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।